नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा सरकार के हर उस विकास को पहुंचाया जाए, हरियाणा प्रदेश के लिए जो किया जा रहा है और जो आपके लिए किया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम में हरियाणा डायरी और देखते रहे हमारे खास प्रोग्राम। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश में सरकार के अब 9 साल पूरे होने पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को गिनवाया, तो वहीं भविष्य में किए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर अपनी बात भी रखी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और प्रदेश लगातार विकास से जुड़ता जा रहा है। सीएम मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश के लोगों को विकास के साथ जोड़ा जाए। प्रदेश में हो रहे विकास का फायदा प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े हर अंतिम व्यक्ति को मिल सके। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से तमाम योजनाएं जन कल्याण में चलाई गई हैं, जिनका उद्देश्य प्रदेश की जनता को सुख व लाभ पहुंचाना है। सीएम मनोहर लाल ने अपने 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है, जो कि हमने किया है और व्यवस्था परिवर्तन करने का काम हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ। सीएम ने कहा कि हमने जड़ों से जुड़कर आधुनिकता को अपनाया है। समाज के हर वर्ग को हमने अपने साथ जोड़ करके हम चले हैं। व्यवस्था परिवर्तन के जितने काम किए हैं उसके अंदर आपको पता ही है कि जैसे हमने अंत्योदय सरल पोर्टल बनाया, हर गरीब आदमी के लिए योजना हमारे उस पोर्टल पर जाकर के ले सकते हैं। 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ये ऑनलाइन कर दी कि किसी को दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े। किसी को छोटे से काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए भी चंडीगढ़ भागते थे। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, आज कर्मचारी खुश है उससे, उहापोह नहीं होती है। तो इस नाते से डीबीटी की जो योजना है, यानी जितने प्रकार का लाभ समाज को मिलना चाहिए, बिचौलिए जो थे वही उसमें आड़े आते थे। जितना पैसा रिलीज होता था उसका बहुत बड़ा प्रतिशत जो है बीच में गायब हो जाता था। हमने डीबीटी की सारी योजनाएं बनाई। किसानों के लिए जो उनको पैसा दिया, शायद 80,000 करोड़ रुपए के लगभग हमने किसानों को सीधा उनके खातों में डाला है। और भी जो सेवाएं हैं, चाहे स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे अन्य प्रकार की उनको सुविधाएं हैं, उसका रियल टाइम जो उसको पैसा मिलना चाहिए, ऐसे 36 लाख जो इस प्रकार के लोग थे जिनके खातों को हमने ठीक किया है और जिसके कारण से पात्र लोगों को वो चीजें पहुंची हैं। और 1182 करोड़ रुपया जो कहीं ना कहीं शायद गायब हो जाता, वो उसमें से बचत हुई है कि वो तुलना हर पिछले साल के आंकड़ों से होती है। तो बहुत चीजों में, चाहे वो स्कॉलरशिप है, चाहे वो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन में देखिए कि लोग बच जाते थे, मरे हुए लोगों की भी पेंशन जारी हो जाती थी, उनकी लिखी जाती थी, लोग जेब में डाल लेते थे। तो एक प्रकार का जो आईटी के कारण से, एक टेक्नोलॉजी के कारण से हमने इस व्यवस्था का परिवर्तन किया। हम जड़ों से भी जुड़े हैं और हमने आधुनिकता के आधार पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आज भी सारे काम किए हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन का हमने काम किया है। और चर्चा में बिंदु बहुत हैं, फिर भी कुछ जरूर मैं दोहराना चाहूंगा। हालांकि ऐसा नहीं कि इनमें से आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज एक विशेष अवसर है। 9 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 9 वर्ष का पूरा खाका ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक उसका एक कंक्रीट पता भी नहीं लगता कि आखिर 9 साल। हमको तो लगता है कल शुरू हुआ था, आज 9 साल पूरे हो गए, लेकिन 9 साल में क्या 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 जब वो सारा याद करते हैं तब हमको भी संतोष होता है। और आपको भी अगर उसमें से कोई बात ध्यान में आती तो आप हमको ध्यान करा सकते हैं। मीडिया के लोगों का यही ध्यान है कि कोई हमारे ध्यान कराने लायक बात जरूर ध्यान कराए। तो थोड़ा सा अगर आज का कार्यक्रम थोड़ा लंबा भी चले तो उसकी चिंता मत करना, बच जाए तो जरूर पूछना। तो जैसे
ऐसे ही बैठे बैठे हम याद कर रहे थे कि 9 वर्ष के 9 ऐसे काम या बाकी सारे कामों को इसमें बांटते हुए 9 कौन से काम हो सकते हैं। डिटेलिंग बाद में करूंगा, मैं उसकी 9 हेडिंग पढ़ता हूं। परिवार पहचान पत्र एक, दूसरा बीपीएल की सीमा हमने 120 से बढ़ा के 180 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो किसानों के लिए बहुत एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिराई और आयुष्मान कार्ड लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो सराहनीय लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना। 5791 गांव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे, ये एक निर्माण की स्थिति में पहुंचे कि धीरे धीरे यहां चाहे वो राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी या इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी या फिर उड़ान की छोटी फ्लाइट्स हैं, उनके लिए भी पर्याप्त हमारे अपने 2 एयरपोर्ट हमारी अपनी जमीन पर हो जाएंगे। अन्यथा तो एक दिल्ली में है और दूसरा चंडीगढ़ का हमारा साझा एयरपोर्ट है जिसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन ये हवाई पट्टियां काफी हैं, लेकिन 2 एयरपोर्ट ही हमारे एकदम अपनी धरती पर हो जाएंगे। इसके अलावा ये तो 9 का मैंने बताया, इसके अलावा खेल है, व्यापार उद्योग है, लॉ एंड ऑर्डर है, सेना है, कर्मचारी हैं, टूरिज्म है, और ये जो हमारे सत्याग्रही और जो हमारे हिंदी आंदोलनकारी, और फिर मैं न बोलूं तो ठीक नहीं रहेगा, मीडिया के साथ भी हमने राम राम ठीक रखी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं, मैं अब एक एक विषय पर अगर आपसे थोड़ी साझी करता हूं मैं। जैसे मैंने परिवार पहचान पत्र बताया, 71 लाख परिवारों का डाटा एक ही यानी सर्वर पर, एक पोर्टल के माध्यम से हम उनकी सब जानकारियां ले सकते हैं। आज मैंने पर्टिकुलर कोई 1-2-3 कंडीशन लगा के डाटा निकालता हूं तो 1 मिनट में निकल आता है। इतने परिवार है, इतने मेंबर है, 1 मिनट में निकल आता है। कोई भी श्रेणी जिसकी हमको चिंता करनी, योजना बनानी है, फट हम निकाल लेते हैं। आय के हिसाब से, आयु के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से सब चीजें निकल आती हैं। तो इसी प्रकार से जो योजनाएं और सेवाएं मैंने बताई हैं इसमें सरल पोर्टल में, उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो व्यक्तिगत काम से जुड़ी हैं या परिवार के काम से जुड़ी हैं, कुछ अन्य सेवाएं होती हैं डिपार्टमेंट्स की हैं। तो डिपार्टमेंट्स के अगर निकाल दी जाए तो व्यक्ति से जुड़ी और परिवार से जुड़ी भी 397 सेवाएं हैं और 45 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया अभी तक। तो इस प्रकार से हमारे परिवार पहचान पत्र में जाकर के लाभ उठाता है। ये जो प्रोएक्टिव होकर के ओल्ड एज पेंशन, 1,40,000 ओल्ड एज पेंशन हमने प्रोएक्टिव बना करके उनके घर में भेजी है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद वो भी धक्के खाते, वही दरखास्त लेकर के दस्तावेज बनाते हैं दफ्तरों के चक्कर। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम बना है, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं, हम आपको घर बैठे ऐसे ही 14,000 दिव्यांगजन जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी, उनके भी अब दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट अब अपने आप बन जाते हैं, वरना इनको सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी कठिनाई आती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान नारी शक्ति को बढ़ावा दिया गया है और प्रदेश की आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने का काम इनकी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरी हरी योजना के तहत निराश्रित बच्चों के भविष्य को संवारने का काम हमारी सरकार ने किया है। सीएम मनोहर लाल की तरफ से किसानों को लाभ दिए जाने के साथ साथ अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों के बारे में भी बताया गया। सुनवाते हैं। नारी का सशक्तिकरण का, यानी ये भी एक प्रकार से जो गरीब परिवार हैं उसी के नाते से, और फिर जो नारी के सशक्तिकरण का विषय है, इन चीजों को भी लगातार बढ़ा रहे हैं। पुलिस थाने 2 से 33 किए हैं। आशा वर्कर्स, इनका वेतन, ये जब हम आए थे उस समय सिर्फ वेतन क्या, मानदेय 500 रुपया था सिर्फ 2014 में, आज 6100 रुपया किया हमने मानदेय। उसके अलावा उनको अलग से जो उनकी योजनाओं की स्कीमों का जो मिलता है इंसेंटिव, वो अलग है, वो अलग अलग प्रकार से, किसी का 5,000 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा, 25-30 हज़ार रुपये भी ऐसी हमारी बहनें ले जाती हैं। तो इसलिए इनका भी हमने
अभी 6100 रुपया वो कर दिया है। एक योजना हमने हरिहर योजना चलाई। हरिहर योजना यानी ऐसे बच्चे जो अबंडन्ड है, एक अबंडन्ड है, एक सरेंडर्ड है। सरेंडर्ड तो यह है कि माता पिता में से ही कोई आदमी किसी बाल गृह में छोड़ गया, अभी हम नहीं पाल सकते, आप इसको पाल दीजिए, कम से कम उसका परिवार का पता है कौन है कहाँ है। अबंडन्ड वो है जो कहीं या तो मिल गए या कोई लावारिस छोड़ गए। कई जगह पर ऐसे वो बच्चे कौन है, कैसे हैं, क्या है, उस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, उसका पालन पोषण करने के लिए कोई सिस्टम तो हमारे बाल गृह है, सारे देश भर में है। लेकिन बाल गृहों में व्यवस्था क्या थी अभी तक कि 18 वर्ष के बाद उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। 18 वर्ष के बाद कहते थे चलो बाहर जाओ, तो जाकर के अपने आप करो जो कुछ करना। हमने कहा कि नहीं, ये भी एक ऐसी जिसका आगे पीछे कुछ नहीं है, उसको 18 वर्ष के बाद भी संभाले, कोई तो संभाले। तो 18 से 25 तक की संभाल ये हरिहर योजना के अंतर्गत हमने उन बालकों के लिए कि 18 वर्ष होने के बाद पढ़ाई वो करता ही है, मैट्रिक अथवा +2 उसने कर लिया होगा, मैट्रिक कर लिया होगा तो ग्रुप डी, और 12वीं ये +2 कर लिया होगा तो ग्रुप सी। ये नौकरी उसको एक्स ग्रेशिया नौकरी अपने आप हम दे देंगे। अभी पिछले साल हमने ऐसे 11 बच्चों को ये नौकरी दी है, और आगे भी इसका सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हमारे पास डाटा होता है। हर वर्ष जितने बच्चे उसमें 18 वर्ष के होते जाएंगे उनको काम देते जाएंगे। उसके आगे पढ़ाई करने का भी स्कोप उनका है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो सरकारी खर्च पर पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद आगे कंपटीशन में ग्रुप सी लें, ग्रुप ए लें, ग्रुप बी लें या ग्रुप ए लें, ये उनकी अपनी परफॉर्मेंस पर है। लेकिन डी और सी ये उनको सुनिश्चित हमने कर दिए कि उनको ये नौकरी मिलेगी। 25 साल तक उनकी जो कमाई होगी, अगर वो सैलरी लेते हैं, वो अपना जमा रखेंगे, खर्च सारा सरकार करेगी जब तक 25 साल के होते हैं या उनकी शादी उससे पहले हो जाए। बाल आश्रम गृह वाले वो हमारी शादी की व्यवस्थाएं आपस में करते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर उनका एक परिवार अपना बस जाता है, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट है। तो ये हरिहर योजना एक यूनियो की योजना हमने बनाई है। हमारे यहाँ जो आंगनवाड़ी इसको अपग्रेड करके प्ले वे स्कूल 4000 की पहले हमने बनाए हैं, और एक नए 4000 की घोषणा की है। कल ही एक कार्यक्रम में घोषणा की है कि आगे से प्ले वे स्कूल जो हैं उनका नाम रहेगा बाल वाटिका। और उसमें क्योंकि नई शिक्षा नीति में अब ये प्ले वे स्कूल जो हैं यानी बाल वाटिका जो है वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे, लेकिन सहज से आएंगे। जब तक वो बाल वाटिका में शामिल नहीं होते, आंगनवाड़ी में है, तब तक उसमें रहेंगे। जैसे वो आंगनवाड़ी से और स्कूलों में जाते जाएंगे फिर वो शिक्षा विभाग के साथ जुड़ जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं में भी हमने 50% का प्रतिनिधित्व पक्का कर दिया है कि भी 50% महिलाएं होंगी, 50% अन्य होंगे। तो ये भी अभी इस समय हमने किया है। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लिंगानुपात 2014 में 871 था, और अभी पिछले महीने का जो डाटा हमारे पास आया है वो 932 आया है। तो इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट जो हुई है, ये भी एक सामाजिक एक ये कहना चाहिए कि सुधार की तरफ, एक आंदोलन की तरफ ये काम हमने 2014 में 15 में शुरू किया था, और उसके लिए बहुत से विभागों ने काम किया, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ, पंचायतें, सबने काम किया। लेकिन संतोषजनक आज स्थिति है कि 932 का उसका आंकड़ा पहुंचा है, और आगे सुधरे ऐसी हमारी योजना है। जैसा मैंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 12 लाख किसानों के खाते में 85,000 करोड़ रुपया ये सीधा हमने डायरेक्ट डाला है। हर एक एकड़ की फसल की और एंट्री होती है, वरना पता ही नहीं होता था। प्लानिंग में यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आंकड़े कुछ और होते थे, एग्रीकल्चर के कुछ और होते थे, इरिगेशन के कुछ और होते थे, फसल के आंकड़े ही मिलते नहीं थे। ये जब से ऑनलाइन हुआ शायद 3 साल 3 साल हो गए। तो इन 3 सालों में 85,000 करोड़ रुपया हमने उनके खातों में डायरेक्ट डाला है। जो पहले आड़तियों के इधर के उधर के माध्यम से जाता था, तो अब किसान कभी अपने आप को पहले लखपति नहीं समझता था, आज ये डालने के बाद करोड़पति हो गए, अपने मन से खर्च करते हैं। तो इनकम को बढ़ाने का एक बड़ा कारगर उपाय ये किसानों के लिए हमने किया है। प्राकृतिक आपदा 2013 में जो सिर्फ 6,000 रुपए थी, और 13 के नवंबर इन्होंने 10,000 घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद कोई एक पैसा दिया नहीं था। हमने आते ही उसको 10,000 का 12,000 किया था, बाद में 15,000 किया। यानी जो 6,013 में था आज वो 15,000 रुपया है। और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये भी उसके बाद शुरू हुई,
उसमें तो जो प्रीमियम भर के अपना कोई नुकसान का यानी मुआवजा लेता है उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक भी मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि पूरे एरिया में कैसा नुकसान हुआ, क्या फसल है और उस क्रॉप कटिंग में किस प्रकार से उसको मिलता है। यानी 15,000 तो न्यूनतम हम देते ही देते हैं, तो बहुत बड़ा एक लाभ उनको मिला है। अभी तक इस 9 साल में हम इस मुआवजे में 11,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं, 11,000 करोड़ रुपया, जबकि पिछली सरकार ने कुल मिलाकर के अपने 10 साल में 1158 करोड़ रुपए डाले थे। वी आर 10 टाइम्स। वो अलग है, वो अलग है। ये सिर्फ सरकारी जो हम जो कंपनसेशन देते हैं आपदा वाले, उसमें एमएसपी पर हमको पता है कि मेन फसलें तो वही होती हैं जो सारे देश में होती है, लेकिन हमने छोटे लेवल पर भी जिनकी फसलें बहुत कम होती हैं उनको भी एमएसपी पर किया। तो 14 फसलें हम एमएसपी पर खरीदते हैं, हालांकि बहुत पूरी जरूरी होती नहीं है। जैसे मूंगफली खरीदते हैं, जैसे मूंग खरीदते हैं, जैसे तिलहन खरीदते हैं, तिल खरीदते हैं, बहुत कम मात्रा में होता है लेकिन फिर भी हम खरीदते हैं। इसी प्रकार से जो चीज हम न खरीद सकें, एक फसल खास करके इसमें हमने वो जुड़ी हुई है परमानेंट, हुआ बाजरा, उसमें भावांतर भरपाई योजना कि मार्केट रेट और जो एमएसपी है उसके बीच का अंतर ये हम किसान को देते हैं, उसके खाते में डालते हैं। और पिछले 4 साल से ये सफलतम प्रयोग चल रहा है। इस बार भी हमने 300 रुपये शायद घोषणा की है। 300 रुपये अब धीरे धीरे एमएसपी का और बाजार भाव का गैप कम होता जा रहा है, वरना ये पहले हमने 600 किया था, फिर ये 450 हुआ था, इस बार 300 है। हम तो चाहते हैं कि मार्केट रेट एमएसपी बराबर हो जाए, सरकार को खरीदना ना पड़े, बाजार में ही बिक जाए। दक्षिण हरियाणा के टेल्स पर 300 टेल्स में 39 साल के बाद पानी पहुंचाया आफ्टर 39 ईयर्स, वरना तो वो नहरें तो बन गई थी। चौधरी बंसलाल जी के समय पर टेल खाले नहरें आखिर तक बना दी, पानी नहीं पहुंचा पाए। हमने उसका, हालांकि पानी हमारे पास आज भी कम है, लेकिन फिर भी योजना बनाना यानी उसका प्रबंधन करना, उसमें से ही कहीं मानों में लगता है ज्यादा पानी जा रहा है उसका थोड़ा कम करना, पानी बेकार जा रहा है उसको डाइवर्ट करना, या खास करके बरसात के दिनों में पानी का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाए। वरना तो बरसात में तो पानी रोक ही देते थे, आगे बढ़े नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ ना आ जाए। हमका एक एक दिन हमारा केवल 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जब हथनीकुंड पर पानी होता है उस दिन बंद करते हैं। उस 1 लाख के क्यूसेक तक लगातार दक्षिण हरियाणा में टेल्स तक पानी 3 महीने तक हम भेजते हैं। स्वास्थ्य विभाग में जैसा चिरायु और आयुष्मान का मैंने बताया ही है कि बहुत बड़ी सुविधा हमने दी है। साथ ही हमने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या हर जिले में एक बनाने की जो बात थी, घोषणा सब जिलों की हो गई है। कुछ जिले पाइपलाइन में यानी अभी है, जमीनें वगैरह ली जा रही हैं, कुछ जगह निर्माण कार्य शुरू हो गया, कई जगह उसके उद्घाटन भी हो गए हैं। आंकड़ों के रूप में यदि बताता हूं तो जो वर्किंग मेडिकल कॉलेज 2014 में 6 थे, आज वर्किंग मेडिकल कॉलेज सरकारी तौर पर ये 15 है, प्राइवेट अलग नहीं, इसमें प्राइवेट है, प्राइवेट मिला के तो 6 थे प्राइवेट मिला के, आज वो 15 है। और नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स का अगर एमबीबीएस की बात करूं तो उस समय 700 एडमिशन होते थे, क्योंकि तो निश्चित है एडमिशन तो सरकार के माध्यम से ही होते हैं। आज ये एडमिशन हो गए 2185, मोर देन 3 टाइम्स। और अब जो बाकी 8 मेडिकल कॉलेज और हैं जो अभी पाइपलाइन में है, बन रहे हैं या घोषणा हो चुकी है, बहुत जल्दी उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये सब बनने के बाद ये संख्या 23 तो हो ही जाएगी, तब तक और हो सकता है। प्राइवेट वाले भी कुछ आने की इच्छा करते हैं। 25 मेडिकल कॉलेज अगर होते हैं तो 3,500 एमबीबीएस की सीटें आने वाले 3-4 साल के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं। सीएम मनोहर लाल की तरफ से उनके कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया गया। सीएम मनोहर लाल का मानना है कि प्रदेश के वासियों के जीवन को सुधारने को लेकर लगातार विकास कार्य होते रहे, जिससे प्रदेश के किसी भी वासी को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता का समान रूप से विकास हो सके, और ये प्रयास धरातल पर दिखाई भी दे रहे हैं। प्रदेश में एक तरफ जहां युवाओं को लेकर सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के बुजुर्गों को भी मुख्यमंत्री की तरफ से मनोहर तोहफे दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए।
एक तरफ जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से विकास कार्यों को लेकर तत्परता दिखाई जा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के बुजुर्गों का भी ध्यान अच्छे तरीके से रखते हैं। सीएम मनोहर लाल का मानना है कि प्रदेश के 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और साथ ही उन्हें घर बैठे पेंशन भी मिल जाए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 2014 में सरकार बनाने से पहले बुजुर्गों को पेंशन मिलने की व्यवस्था बहुत जटिल थी। बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन पेंशन नहीं बनती थी। लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। इसके बाद से अब बुजुर्गों को घर बैठे ही पेंशन मिल जाती है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने 1 जनवरी से बुजुर्गों की पेंशन 2750 रुपए से 3000 रुपए करने की बात कही है। जब 2014 के अंदर सरकार बनाई थी, दृश्य देख करके बहुत ही पीड़ा भी होती थी, अचंभा भी होता था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है। दरखास्त लिखवाते हैं, फिर किसी दफ्तर जाते हैं, उनकी फाइल, उनका दस्तावेज तैयार होता है, महीनों महीने घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी। कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था, कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे, कभी एसडीएम के पीछे, कभी चौकीदार के पीछे, और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बनके नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन इस प्रकार से बन गई है। अब ऐसे सब लोग, चाहे पहले वाले पेंशनधारी हैं, चाहे नए पेंशन वाले हैं, इस समय तक तो 2750 रुपया महीना आपके बैंक खाते में जाता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि अभी परसों ही मैंने ये घोषणा की है कि जनवरी के महीने से आप ये 2750 को बदले 3000 रुपया महीना प्राप्त करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तोहफा सरकार की तरफ से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के रूप में भी दिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत रेल के माध्यम से तीर्थों की यात्रा का सारा खर्च सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। बड़ी आयु के लोग, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग और बीपीएल के परिवार, इन लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये बनाई गई है। और इस तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब आप स्वयं, और आप अगर किसी सहयोगी को भी लेके जाना चाहें तो आप लोगों को रेलवे का किराया ये मुफ्त होगा। चाहे आप अयोध्या जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, आप अमृतसर जाते हैं, आप प्रयागराज जाते हैं, आप मानो पटना साहिब जाते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा करने के लिए मथुरा जाते हैं, तो इन सब स्थानों पर जाने के लिए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हर व्यक्ति को ये सुविधा दी गई है। तीर्थ यात्री बनकर के आपका अपना खर्च कम से कम लगे, आपका रेलवे का जो किराया है वो सरकार भरे, इस प्रकार की योजना भी आपको दी है। निश्चित रूप से आप इसका जो लाभ है अवश्य उठाना चाहिए। युवा हो या बुजुर्ग, प्रदेश के सभी वासियों को सीएम मनोहर लाल समान दृष्टि से देखते हैं, सभी का विकास करते हैं। यही कारण है कि हरियाणा प्रदेश में सभी का समान रूप से विकास हो रहा है और प्रदेश लगातार उन्नति के शिखर पर पहुंचता जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आता है, खुश नजर आता है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का भी पूरे तरीके से विकास हो सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए केवल इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।